मैं स्तुति सिंह, मैंने अपनी पीजी प्रतापगढ़ यूपी से ही किया है और उसके बाद मैंने अपनी फर्दर स्टडी आकर दिल्ली से किया। पहले मैं पीसीएस की कोचिंग करना चाहती थी और उसके बाद मैंने पीसीएस की कोचिंग किया, बट बाद में मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट पीसीएस और इस एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का नहीं, मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं बच्चों को, टीन एज के बच्चों को पढ़ाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में जाऊँगी। अब मैंने अपने यूजीसी नेट के लिए तैयारी करना शुरू किया ऑलमोस्ट 2019 के जून से, और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट भी दिया था, एमए के साथ में ही दिया था, तो उसमें 2-3 नंबर से मेरा रह गया था नेट। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 2020 में नेट को क्लियर किया और फाइनली इस बार मैंने जेआरएफ को क्वालिफाई किया 99.56 परसेंटाइल के साथ, और इस तरह से मेरी जियोग्राफी में अपना जेआरएफ क्लियर हुआ। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप किसी सीनियर से एडवाइस लीजिए जिससे कि आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो सके, और सीनियर से एडवाइस लीजिए जिससे जर्नी इजी हो सके, क्योंकि आप नए होते हैं और जहाँ तक देखा जाए तो रूरल एरिया में क्या होता है, बच्चों को उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता कि उनको अपनी फील्ड में किस तरह से शुरुआत करनी है स्टडी की। तो ऐसे में आप गाइडेंस लीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप पहले अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही अपना सब्जेक्ट आपका डिसाइड हो जाता है कि आपको किससे करना है, तो आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए। और कोई अगर आपको कोचिंग मिल रही है तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपको कोचिंग ना भी मिल रही है तो अगर आप बुक से एडजस्ट कर पाते हैं तो बुक से शुरू कीजिए। और मैंने तो अपना कोचिंग से किया था, दिल्ली आकर ही कोचिंग किया, उसके साथ ही मैंने ज़्यादा फोकस इसमें मैंने पीवाईक्यू और कोचिंग के नोट्स पर किया। तो मेरा उससे साथ में मैंने फर्स्ट इसमें 2 पेपर होता है, एक तो होता है जैसे अपना सब्जेक्ट होता है और दूसरा एक पेपर होता है जिसमें 10 यूनिट होते हैं, उसको पेपर 1 कहते हैं। तो उसमें मैंने मुझे अनअकैडमी से एक तलवीर सर है, उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, तो उससे मैंने अपना इस समय पूरा किया अपना जेआरएफ। अगर आपको भी ऐसे जेआरएफ करना है इस फील्ड में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। सबकी कंसिस्टेंसी कभी कभी थोड़ा हट जाती है, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी भी बन जाएगा, मतलब अच्छे स्कोर आ जाएंगे। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो अपना पेपर और एक जो पेपर 1 होता है 10 यूनिट। तो मेरा जैसे कि भूगोल मेरा ज्योग्राफी था, तो उसमें 10 यूनिट है। 10 यूनिट में ज़्यादातर देखा गया है कि जो 6 यूनिट स्टार्टिंग के 6 यूनिट होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो स्टार्टिंग के 10 यूनिट है। उसके बाद बचे हुए 2 जो 4 यूनिट होते हैं उनमें भी इस समय उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको अगर ध्यान दिया जाए तो इनके कॉन्सेप्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो यूजीसी नेट का पेपर होता है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये जो पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर से, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। और अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं तो आपका फैक्ट तो ईजिली हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने अपने 5-6 यूनिट को ज़्यादा कवर किया, उसके बाद भी जो 2-4 यूनिट है उनको भी देखा, और मेरा मेन फोकस पीवाईक्यू पर रहा है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कई बार मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया और बस मैंने इतने से ही इसको ज्योग्राफी को एडजस्ट कर लिया। और पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 सभी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कोई उसको पढ़ा नहीं रहता शुरू से। बट आपको क्या है कि जितने भी पेपर 1 के हैं, थोड़ा डीआई मैथ में थोड़ा सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और जो सब्जेक्ट है और जो उसके यूनिट है उसको आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ ही तो आपका ये
हो सकता है। और अगर देखा जाए तो गलतियाँ क्या होती है कि यही बच्चे पेपर 1 में ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं, वो इसको तो नॉर्मल ले लेते हैं, जबकि सब्जेक्ट हम शुरू से पढ़े रहते हैं, लेकिन पेपर 1 का जो भी यूनिट है उसको हम पढ़े नहीं रहते, तो इन पर आपको ध्यान पहले से ही ज़्यादा देना चाहिए। मैंने क्या गलती किया था, मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल भी पेपर 1 पर बहुत ही कम फोकस किया था और मुझे इतना पता नहीं था। मैंने सोचा कि हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि पेपर 1 में मेरे 23 क्वेश्चन सही हो पाए। तो पेपर 1 पर फोकस करने से आपका ज़्यादातर JRF हो सकता है, वही अच्छे मार्क्स दिलाता है। ऑलमोस्ट अगर आप 50 में 35, 38 कर लेते हैं तो कंफर्म है कि JRF उसमें हो जाएगा आपका। और मैंने बुक की बताया तो मैंने अपनी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें मैंने सविंद्र सर को ज़्यादा फॉलो किया है। जैसे उनकी बुक ये जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब में मैंने सविंद्र सर को फॉलो किया। एज मेरा हिंदी मीडियम है तो मैंने हिंदी में पढ़ा। और अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पर आए तो मैंने उसमें माजिद हुसैन और RC तिवारी इन सब सर को फॉलो किया। इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी RC तिवारी मेरे समझ से बेस्ट है, मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। और पेपर 1 को आपको बताया मैंने तलवीर सर से पढ़ा, मैंने कोई भी बुक इसके लिए फॉलो नहीं किया। ज़्यादातर लोग KVS मदान फॉलो करते हैं, मैंने KVS मदान लिया तो था बट मैंने उस पर फोकस ना किया। तलवीर सर मुझे बेस्ट, उनके जो टीचिंग की स्ट्रेटजी थी, उनके जो भी थे टॉपिक वो मुझे ज़्यादा समझ आए, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। और अगर मैं बताऊं कि मेरे सपोर्ट में तो मेरे सपोर्ट में मेरी फैमिली हमेशा से ही रही है, शुरू से ही। और मेरे भाई बहन, मेरी बुआ, सभी लोग मेरे सपोर्ट में हमेशा से ही रहे हैं, फ्रेंड्स भी। तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि मेरा कम एफर्ट था और मेरी फैमिली का ज़्यादा शुरू से ही। तो आपको क्या करना है कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो यहीं से अपने प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट होता है वही UGC नेट JRF के लिए होता है। तो आप वहीं से सब्जेक्ट अपना शुरू कर दीजिए, चाहे तो ऑनलाइन अगर बेटर हो तो ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर पड़ता है, कहीं से तो आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ओके, तो मैं अब बताऊंगी आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही बड़ी बात होती है। इसमें बच्चे थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ही 2-4 अटैम्प्ट देने पड़ते हैं। नहीं तो ये जो जर्नी है ये जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनके लिए अगर वो अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो उनके लिए 1 साल की बात है। और जैसे जो अर्बन एरिया के हैं, जैसे जो DU में पढ़ रहे हैं, JNU में, BHU में, उनके लिए तो ये 6 मंथ का ही एग्ज़ाम है। तो अगर मैं टाइम मैनेजमेंट का अपना बताऊं तो मेरा एक शेड्यूल होता था, मैं डायरी में नोट करके रखती थी मुझे सुबह शाम तक क्या करना है। मेरे को बस पढ़ाई ही करनी होती थी, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा काम नहीं होते थे। तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आप बनाए तो 3-4 शिफ्ट में आप उसको बना सकते हैं, जैसे कि 3-3 घंटे की स्टडी अगर आप कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 9 घंटे 12 घंटे कीजिए, बट मेरी जब कोचिंग होती थी मैं कर लेती थी कभी 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन कोचिंग के बाद मेरा क्या था, बस रिवीज़न ही लेना था, तो मैं उसमें 4 घंटे 6 घंटे ही करती थी। तो आप भी इसी तरीके से अपना शेड्यूल 2 घंटे 4 घंटे ऐसे बना सकते हैं और आप थोड़ा सा उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। बस कंसिस्टेंसी ही सभी के लिए ही एक अच्छा रिजल्ट देती है। अगर मैं सोशल मीडिया के बारे में बताऊँ तो मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। इसका बात ये नहीं है कि मैं अपने टाइम की वजह से नहीं यूज़ करती थी, मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है फेसबुक में और व्हाट्सएप पे, इसलिए नहीं ज़्यादा मैं यूज करती थी। अगर कोई यूज कर रहा है तो वो यूज कर सकता है अपने हिसाब से, उसका जितना अपने ऊपर कंट्रोल हो। 1 घंटे आधा घंटे थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक चला भी लिया, उसके बाद अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल है तो कोई बात नहीं, वो तो उसकी अपनी अपनी बात होती है, कौन किस पर कितना ज़्यादा टाइम दे रहा है। इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए। जो जैसा अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, जिसको जैसी अपनी लाइफ को बनाना है वो कर सकता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए आए हो, अगर इस फील्ड में जा रहे हो, तो आपको फिर पढ़ाई पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए कभी मूवी और ये व्हाट्सअप ये सब चल जाता है, और अगर आप पढ़ाई करने आए हो फिर पढ़ाई भी करोगे। और इसके साथ ही बताएं तो गलतियां भी लोगों से होती रहती है बीच बीच में, हमारी भी कभी कभी मेरा 10-15 दिन का गैप हो जाते थे पढ़ाई में, मन नहीं लगता था, कभी कभी सभी का मन नहीं लगता, लेकिन मेरा कभी 10-15 दिन कभी अगर गैप हो जाता था उसके बाद फिर शुरू हो जाता था। मुझे मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो मुझे करते थे सपोर्ट, और मैं अपना फिर कंटिन्यूसली रखती थी। इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया
और इस वायरस की भी वजह से थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया, नहीं तो आई थिंक 1-1.5 साल में ही रिजल्ट हो जाता था। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के कई क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से, जो ट्रेंड रहा है अभी का वो बता रहे हैं। तो उसमें आप आशीष तिवारी सर को फॉलो कर सकते हैं, उनकी बुक मैंने पढ़ा था। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन सब के लिए 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। और अब एग्ज़ाम हॉल की बात करें तो एग्ज़ाम हॉल अभी तो हम लोगों का ये जो एग्ज़ाम ले रहा है NTA, ये ऑनलाइन होता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा अगर आपने कभी भी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, थोड़ा कंप्यूटर का माउस थोड़ा उसमें देख लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। और जब आप उसमें जाते हैं तो पहले उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, अपना मीडियम देख लीजिए, क्योंकि मीडियम से कई बार ऐसा हो जाता है मीडियम चूज करने में गलती कर देते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसमें फिर वो पूरे जो 150 क्वेश्चन आपके होते हैं उसके लिए फिर वही मीडियम हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए तो ऑप्शन रहता है चेंज करने की, इंग्लिश वालों कर तो वही हो जाएगा। तो आपको उसका भी ध्यान देना चाहिए, मीडियम में उसमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम के लिए जब पहला क्वेश्चन आता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें 2-4 होते हैं, एक ग्रीन टिक होता है, रेड टिक होता है। तो सभी को आपने, अगर आपको फाइनल आंसर करना है तो आपको ग्रीन टिक ही करना है। कोई बच्चे होते हैं उसमें एक होता है कि आप दोबारा से चेक करने के लिए, तो जो दोबारा चेक करने के लिए आप टिक कर भी देंगे वो फाइनल आंसर में नहीं रखा जाता। तो आपको ग्रीन टिक ही करना है। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, तो पहले थी बट अब इस समय नहीं है। तो आपको सभी क्वेश्चन को टिक करके आना चाहिए इस तरीके से। और पेपर 1 का मैंने आपको बताया, जो DI मैथ और ये क्या है थोड़ा सा आता है लॉजिकल रीजनिंग, इनमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हिंदी मीडियम के हम लोग हैं। तो ज्योग्राफी में हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में जो भी ये आर्ट साइड का है, तो इसमें आपको थोड़ी सी सभी को दिक्कत आती है। आप इसके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए पहले से ही मैथ और DI के। और अगर आप 7-8 यूनिट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैथ DI उसमें एडजस्ट हो जाएगा, इस पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी के साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं। तो आप अगर आई थिंक रूरल एरिया से हैं तो कोचिंग बेटर रहती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्योंकि हम सब बच्चों का क्या है कि बेस क्लियर नहीं हो पाता है। गांव में उतना बेस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही उतने अच्छे से बच्चों को समझाया जाता है, एक फॉर्मेलिटी सी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है इस फील्ड को चूज करने के लिए, क्योंकि मैं उन टीन एज के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ जिनका मैं देख रही हूँ गांव के एरिया में क्या होता है, उनका बेस नहीं क्लियर हो पाता। इसलिए मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ जिनके उनका अपनी लाइफ से रिलेटेड भी डायरेक्शन और स्टडी का बेस भी उनका मजबूत हो सके। जो आप जब अपनी स्टार्ट करते हैं ये UGC नेट की तैयारी, तो एक तो आपके नोट्स होता है और साथ में आपको बहुत ही ध्यान PYQ पर देना चाहिए। मैंने 3 अटेम्प्ट में मैंने देखा है PYQ से ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। और अभी मैं PGT का दी थी लेक्चरर का, तो अगर जैसे कि ये भी सब्जेक्ट जो हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है तो यही PGT का भी होता है, तो मैंने PGT में भी दिया था, उसमें भी ऑलमोस्ट मुझे 15 से 20 क्वेश्चन मिल गए थे। आई थिंक इसी वजह से हम इंटरव्यू तक भी पहुंच गए थे। लेकिन आप अगर PGT का या इसका UGC नेट का दे रहे हैं तो आप अपने नोट्स के साथ साथ PYQ और साथ में अगर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाता है कि आपका लेवल क्या है और आपके किस यूनिट में आप वीक चल रहे हैं। तो इसे आपको चाहिए कि ऑलमोस्ट 10, 15, 20 मॉक टेस्ट दीजिए। और जब आपका एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे एग्ज़ाम है, तो आपके 2-3 दिन पहले भी मॉक टेस्ट दीजिए। ये आपको एक एक्सपीरियंस दे देगा कि कैसे हम ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं और JRF कर भी सकते हैं। और पहली बात मैं ये बता दूं, ये जो JRF का एग्ज़ाम है कोई भी हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। इसको कोई भी बच्चा थोड़ा सा अगर थोड़ा अपना पढ़ाई को बीच में रोक भी देता है 2-4 दिन को, तो उसको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो 1 साल में ईजिली से
इजली तरीके से वो अपने JRF को क्लियर कर सकता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है। कोई ये हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, ये JRF तो बहुत बड़ा है, मेरे से कैसे हो सकता है, और मैं तो गांव से हूँ, मेरा तो बेस भी क्लियर नहीं है। मेरा भी बेस बिल्कुल क्लियर नहीं था। मैं आकर दिल्ली से ही, मतलब दिल्ली में आई तो मैंने अपना कोचिंग जो लिया तो वहीं से मेरा बेस क्लियर हुआ सब्जेक्ट का और उस पेपर 1 के यूनिट का। तो आप भी अगर आप गांव से हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टडी शुरू भी कर सकते हैं अभी से। जैसे मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था क्या होता है ये ज्योग्राफी, क्या होता है, इसके क्या चैप्टर का कुछ भी मुझे नहीं पता था। ये मुझे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर पता चला, क्योंकि मेरा शुरू में 12th तक मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं था। इसके बाद मुझे इसका पता चला, बेस भी पता चला और फाइनल JRF तक भी हम पहुंच सके। तो आप भी इसको इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि JRF बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। पहले मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा और आज जाकर JRF क्लियर हो गया तो मुझे फ़ील हो रहा है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं था और मैंने इतना एफ़र्ट भी नहीं किया, ये तो बहुत ही ईज़िली तरीके से क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत एफ़र्ट किया है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है। तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप भी अपनी स्ट्रेटजी शुरू कर सकते हैं और JRF फाइनल कर सकते हैं। और मैं DKT चैनल के द्वारा मैं आपको ये सब बता पा रही हूँ, इसके लिए मैं इनका थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच DKT चैनल।